Hello dear students, welcome to SN Chaudhary physics classes. Today I am going to discuss a small topic that is electric power. It is most important topics for numerical point of view, and a numerical is always asked on these chapters. So you consider electric power. This is a part of heating effect, electric power. The rate of work done by a source of EMF to maintain current electric current in the circuit is called electric power. यहाँ पर देख लो बेटा, वर्क डन इन मूविंग Q charge from a point A to B. Work done in moving unit Q charge from having potential difference V is W equal to V into Q. ये हमारे पास वर्क डन है. Therefore, rate of work done that is power, that is W by T. पावर यहीं पर हम लिख देते हैं, पावर ब्रैकेट में यहीं लिख देते हैं P इक्वल टू W बाई टी. देयरफॉर P इक्वल टू W बाई टी. ये हो गया. नेक्स्ट में अब यहाँ से देखो, बट W इक्वल टू वी क्यू. देयरफॉर इम्प्लाइज, सबको घेरते चलो, P इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी. ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं. नेक्स्ट में आ जाओ, बट Q इक्वल टू आई टी. देयरफॉर P इक्वल टू वी आई टी. देखो बेटा, V यहाँ पर है, Q की जगह हमने आई टी पुट कर दिए अपॉन T. तो रिजल्ट क्या होगा, T कैंसिल. इस तरह से P इक्वल टू हो गया वी आई. आगे बात समझ में. अगेन बट V इक्वल टू आई आर पुट कर दो, तो ये हमारे पास होगा P इक्वल टू आई आर इंटू आई, दैट इज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. नेक्स्ट टॉपिक्स. बट I इक्वल टू वी वाई आर. इस हिसाब से P इक्वल टू I की जगह पर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर. तो R से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज ऑल्सो नोट कर लिए. इन दिस वे देयरफॉर एक ही जगह अब हम यहाँ लिख देते हैं, पूरा नोट कर लो. ये घेर दिए यहीं पर, ये आ जाएगा इसी में. देयरफॉर P इक्वल टू आप क्या क्या लिख सकते हो, या इधर रब करो डिफिनीशन ऊपर,
देयरफॉर P इक्वल टू आप लिख सकते हो P इक्वल टू W/T, ये भी याद रखो। इफ VQ/T VI I स्क्वायर R V²/R। जब बेटा एक बार आपको पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपके ब्रेन में ये सारे फार्मूला आ जाना चाहिए। यहीं पर लेगा ऑल्सो, यहाँ पर एक और चेंज कर देते हैं, W इक्वल टू E, दैट इज एनर्जी। इसी फार्मूले को आप एक लाइन और एक्स्ट्रा करो, E/T W/T E/T VQ/T VI I²R V²/R। इस तरह से आप ये हो गए। हैव यू नोटेड? अब आपके W गिवन रहेगा तो W/T से निकाल दिया, टाइम गिवन है। एनर्जी कंज्यूम कितना किया है, एनर्जी अपॉन टाइम दे रखा है। आपके चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज यू आर गोइंग टू मूव दैन T VQ/T VI। इफ यू नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट then P इक्वल टू VI फार्मूला we use, P इक्वल टू I² यूज टू फाइंड पावर and V²/R। You know that a bulb of 100 watt is rated with 220 volt लिखा रहता है। अब इसका मतलब 100 वाट है तो 100 वाट देगा, खर्चा करेगा एनर्जी? कभी नहीं करेगा। 100 वाट तभी करेगा जब 220 वोल्ट सप्लाई है। यदि 220 नहीं है, वोल्टेज कम हो जाते हैं, कम पावर खर्च करेगा वो हम इसकी मदद से निकालते हैं। उस समय कितना करंट का स्ट्रेंथ है, वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो उसका पावर बढ़ जाएगा 100 से ऊपर। तो उसमें आपके फ्लक्चुएशन दिया रहता है, इट वर्क्स बिटवीन 200 से 260, ऐसे लिखे रहते हैं 280, माने इस फ्लक्चुएशन में भी वो बल्ब काम करेगा। तो आपने ये यहाँ तक नोट कर ले सेकंड पॉइंट के अंदर में, ये मेन फार्मूला है जिसको मुझे सिखाना था। अब आप आ जाओ इसी में से कुछ और बातें। हैव यू नोटेड एवरीथिंग? यहां से रब कर दूं? सेकंड पॉइंट आपने पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट, ये स्केलर है या वेक्टर? थर्ड पॉइंट सर अब बताओ बेटा, क्या स्केलर है या वेक्टर? स्केलर ही होगा। क्यों होगा स्केलर ही? तो हमने वैसे भी कह दिए हैं 90% क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी में वो स्केलर ही है। गिन के वही 8-10 याद रखो जो वेक्टर्स हैं, बाकी सारे के सारे स्केलर। वो नहीं याद है तो अंदाज से भी कहोगे तो 90% आपका सही होने का चांस रहेगा। तो थर्ड पॉइंट में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट में SI यूनिट इज, यहाँ भी देखो, जूल पर सेकंड, और इसी को जूल पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। और वाट मीन्स 1 वाट इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकंड। ये पार्ट ए में आपने लिखा SI यूनिट दिस। देखो बी, द पावर इलेक्ट्रिक पावर is also expressed as 1 watt
जनरली आप देखो यहीं पर मैं लिखता हूं P इक्वल टू वी आई, जानते हो? तो पावर के लिए हमने यहां क्या लिख दिया? 1 वाट, दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। वाट 1 वाट दैट इज 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसलिए आप मार्केट में जाते हो तो आपको कहता है भाई 650 VI का दे दो, 1 किलो वाट VI का दे दो। VI मीन्स वाट इज ऑल्सो वोल्ट अपॉन एम्पियर। यदि आप इसको एक्सप्रेस निकालना चाहते हो, वोल्ट WQ होते हैं, जूल अपॉन कूलम्ब, और यहाँ एम्पियर को निकालते हो तो कूलम्ब अपॉन टाइम, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस पावर इन द फॉर्म ऑफ वाट, दैट इज 1 वोल्ट 1 एम्पियर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बी 1 वोल्ट हैविंग करंट 1 एम्पियर, देन पावर इज एक्सप्रेस एज वाट। तीसरा यूनिट देखो इसका, यहीं से नाउ यू गो टू मार्केट या गो टू होम, you generally you are asked that what is the power of this engine, इंजन का पावर कितना है? तो ओल्ड मैन जनरली टोल्ड यू दैट 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर। देन यू राइट सी पावर हॉर्स पावर दैट इज HP, शॉर्ट में HP लिखते हैं, इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट, दैट इज 746 जूल पर सेकेंड। आ रहे हैं समझ में बेटे? अब आपके ये भी आप जान गए। और नेक्स्ट यूनिट में हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट। 1 किलोवाट, हाउ मच वाट बताओ? किलो मीन्स 1000, दैट इज 1000 वाट। ये आपके हो गए। 1 मेगावाट दैट इज 10 पावर 6, इट इज ऑल्सो 10 पावर 3, W लिखते हैं। दैट इज 10 पावर 6 वाट। ये भी हमारे पास आ गए। नेक्स्ट आपका ये कौन सा था? 4th का था, तो 5th में एक और लिख लो पॉइंट पूरा करने के लिए। पावर का क्या जानते हो भाई? ये क्या हमने लिखा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। तो MW/T इस फार्मूले से निकाल लेना, दैट इज ML² T-2 अपॉन T, दिस इक्वल टू ML² T-3। ये हो गए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ पावर इन मास। अब वहाँ इलेक्ट्रिक पावर जोड़ देते हैं। तो बच्चे मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं पावर, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर जोड़ देते हैं तो वो सोचने लगते हैं सर तो बताए नहीं, किसी टीचर ने तो बताया नहीं इलेक्ट्रिक पावर, तो भाई वो कंफ्यूज होने लगते हैं। जबकि पावर चाहे इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो सेम है। इसलिए डायमेंशन ऑफ पावर इन मास इज 1, डायमेंशन ऑफ पावर इन लेंथ इज 2, डायमेंशन ऑफ पावर इन टाइम इज -3। देयर आर 5 पॉइंट्स आपके यहाँ तक हो गए। ओके, नाउ वी कम ऑन न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर इतने सारे फार्मूला आपने देखा, कब कौन सा फार्मूला लगाएं, हाउ टू यूज फार्मूला। अब आपके P इक्वल टू VI। अब यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर में 6 पॉइंट न्यूमेरिकल्स, यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। जनरली P इक्वल टू W/T E/T
वी क्यू बाई टी वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल जनरली बेस्ड रहते हैं वो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब आपसे हमने कह दिया सिंपली एक क्वेश्चन देख, पहला ए पार्ट P इक्वल टू बी आई, ये पंखे हैं मान लो 75 वाट के, तो जनरली आपके कोई भी फार्मूला लिखोगे P मालूम है, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके ऊपर लिखा होता है 100 वाट, 200 वाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, ये लिखे रहते हैं। तो यू नो पावर रिटेन ऑन ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट या जो भी मशीन को एप्लियंसेस, और उसी के ऊपर वोल्ट भी लिखा रहता है, जनरली लिखे रहता है 220 वोल्ट। तो डोमेस्टिक, व्हाट इज द डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इंडिया? इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट का है। तो 220 वोल्ट का डोमेस्टिक सप्लाई है, तो आप क्या करोगे? 220 वोल्ट ही ना अप्लाई करोगे। हाँ, कंपनी वाले ऑपरेटर्स बनाते हैं, ये 220 है तो 180 से लेके आगे बढ़ा दिए 260 तक, इसमें ऑपरेटर्स काम करेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन ओरिजिनल जब हम काउंट करते हैं तो कितना काउंट करते हैं? 220 वोल्ट, दैट इज डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया। द पावर इज नोन, voltage is known, then how much current is drawing this fan? ये पंखा कितना करंट ड्रॉ करता है? तो आपको सिंपली टू फाइंड करंट, यहाँ कई सारे फार्मूला है, 1 2 3। टू फाइंड करंट वी यूज P इक्वल टू वी आई, क्योंकि बेटा आपको P मालूम है, V मालूम है, I निकल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ देख लो, फाइंड करंट इन 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग ऑन 220 वोल्ट। फाइंड करंट इन 100 वाट। यहाँ सॉल्यूशन सिंपली हेयर, इसके न्यूमेरिकल बेटा इजीली बन जाते हैं। इंट्रेंस में स्पेशली जेई वगैरह में न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो स्पेशली न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो इसलिए इसको केयर करो। इसमें कैलकुलेशन नंबर ऐसे देंगे जो आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। हेयर P इक्वल टू 1000 वाट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, I इक्वल टू वाट, तो P इक्वल टू VI। अब यहीं पर बुक वाले तो आपको I का फार्मूला पहले निकाल लेगा, नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो क्या क्या मुझे मालूम है। P इक्वल टू 110 इक्वल टू V इक्वल टू 220 इंटू I implies I इक्वल टू 110 अपॉन 220, 0 0 1 2, दैट इज 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। आ गया समझ में? अब हमारे पास ये स्विच जो रहता है डोमेस्टिक, जनरल जो स्विच हम घरों में लगाते हैं उस पर क्या लिखा होता है? कभी देखा आप लोगों ने? 5 एम्पियर लिखे रहते हैं, और हम ले रहे हैं कितना? 0.5। ये ट्यूब कितना ले रहा है? 1.89, नियर अबाउट 0.2 वोल्ट एम्पियर, तब हम 5 लगते हैं। तो ऐसा ही जैसे अभी आप जा रहे हो वर्ल्ड टूर पर, यू आर गोइंग टू वर्ल्ड टूर एंड यू हैव अ पेन इन योर पैकेट, और आफ्टर रिटर्निंग आई आस्क हाउ मच हैवी दिस पेन, भाई ये पेन आपको कितना भारी लगा? तो आप कहते हो सर पता ही नहीं चला, पेन पॉकेट में है। क्यों? तो आपकी कैपेसिटी जो है उसके रिस्पेक्ट में इसके वजन नेग्लिजेबल हैं।
आया बात समझ में? उसी तरह से यदि हमारा करंट 0.5 का है तो इसका कम से कम 8 टाइम्स बढ़ा दो तो 4 एम्पियर हुआ। 10 टाइम्स बढ़ा दो, स्टैंडर्ड होता है 8 टाइम्स टू 10 टाइम्स। 10 टाइम्स ज़्यादा पावर का एप्लिकेट स्विच हम लगाते हैं, जिससे कि स्विच लॉन्ग लाइफ चलेगा, वो कभी ख़राब नहीं होगा। घरों में वही स्विच ख़राब होता है जहां आप करंट ज़्यादा ड्रॉ करते हो। जैसे स्कूल जाना है, कपड़े पर प्रेस नहीं है, लगा दिए प्रेस किसी स्विच में लगा दिए, बस हो गया भाई, प्रेस तो हो गया, लेकिन उस स्विच से एम्पियर ज़्यादा खींचेगा, स्विच उतना लोड उठाएगा नहीं। तो 1 डे 2 डे 10 दिन 20 दिन करने के बाद स्विच जल जाता है, स्विच खराब हो गया। आया बात समझ में? इसलिए जब भी आप यूज करो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे लाइक प्रेस, हीटर, गीजर, इन सबको पावर स्विच लगाओ। दैट इज कम से कम 20 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। स्टैंडर्ड कितना होगा? 8 टाइम टू 10 टाइम्स। यदि आप लगाते हो तो स्विच लॉन्ग लाइफ चलते हैं, और नहीं तो स्विच जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब इसी आधार पर यहाँ देख लो बेटा, सेकंड पार्ट। हमने ए पार्ट बताया, बी पार्ट। अब हमने पूछ दिया भाई इस फैन का रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। तो वी यूज टू फाइंड आर, वी यूज P इक्वल टू V²/R। जनरली R इक्वल टू V²/P कर देते हैं, तो वो बुक वाले कर देते हैं, आप उसको छोड़ो, आपको V²/R याद रखना है। अब इसी पर क्वेश्चन, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब। 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ऑपरेटिंग लिख ही देता हूँ, ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। अब यहाँ पर आपके देख लो ऑपरेटिंग गिवन ही रहेगा, यदि नहीं भी गिवन है, हम तो लिख दिए हैं, लिखा नहीं रहेगा तब भी आप कितना मानोगे? 220। अब यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, हेयर P इक्वल टू 100 वाट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, R इक्वल टू हार्ट, तो R इक्वल टू P इक्वल टू V²/R। यहाँ पर हमने पुट कर दिए आपके P की वैल्यू 100, V² 220 का स्क्वायर अपॉन R। अब हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 100R इक्वल टू 220 इंटू 220, इसका स्क्वायर मत कर लेना, टाइम कंज्यूमिंग। एक बार स्क्वायर करो, एक बार कैंसिल आउट करो, डायरेक्ट R इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 10 कैंसिल, 484 ओम रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो 100 बल्ब का, वाट के बल्ब का कितना होता है रेजिस्टेंस? 484। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं, फॉर 60 वाट 220 वोल्ट बल्ब, इस बल्ब का निकालो। 60 वाट लिए हैं तो आप सिंपली हम डायरेक्ट कर देते बेटा, समझो आप, R इक्वल टू V²/P, V 220 अपॉन P आपका है 60। यहाँ देखो 0 0 कैंसिल किए, 2 3 जा, ये 100, ये बन गया हमारे पास। अब ये कैंसिल नहीं होंगे, 242 0 अपॉन 3, 8 0 6
0.66 ये ओम हो गया। ये कहोगे सर ये न्यूमेरिकल दिए थे तो ये देने की क्या ज़रूरत थी? इसका ज़रूरत ये था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो जितना वाट कम होगा वो उसका रेजिस्टेंस इनकैंडिसेंट बल्ब का ज़्यादा होगा। देख लो 100 वाट का रेजिस्टेंस कितना था 484 और इसका कितना हो गया 806। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे तो करंट कम ड्रॉ करेगा। आ गया समझ में? अब आपके नेक्स्ट यहाँ पर देख लो सी पार्ट, टू फाइंड पावर वी यूज P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब रेजिस्टेंस घटते बढ़ते हैं, पावर घटते बढ़ते रहते हैं, तो उस हिसाब से करंट घटता बढ़ता रहता है। तो पावर कहोगे सर इससे नहीं इससे निकालोगे तो रॉन्ग निकलेगा, इससे भी आंसर नहीं मिलेंगे। तो पावर के लिए ये फार्मूला यूज करना। अब इसका एक न्यूमेरिकल सम दे देते हैं, जैसे कि आप इधर नोट कर ली बैठे आप लोग। क्वेश्चन देख लो, अ हीटर ऑफ 1000 वाट 220 वोल्ट is working on 110 volt supply. Find its power or energy consumed per second. क्वेश्चन ये हमका आपको सिंपल वे से लिख दिए हैं। अब इसमें देख कैसे बनाएंगे, इसके हम जैसे बताए हैं, यहाँ दो फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। पहला रेटेड कितना है 1220 वोल्ट, इसकी मदद से हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स होता है। आपको रेजिस्टेंस क्यों निकालते हैं? पावर घटे बढ़े इससे मुझे कोई लेना देना, माई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज फिक्स्ड, बल्ब इज फिक्स्ड। इसलिए सॉल्यूशन देखो, यूजिंग P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। अब आपके P कितना है आपके 1000, V कितना है 220 स्क्वायर R। यहाँ पर हमारे पास R हमने यहाँ ले लिए 220 इंटू 220 अपॉन थाउजेंड्स, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये कैंसिल हो गए। ये हमारे पास हो गया 484 अपॉन 10, देख लो 48.4 ओम। अब जो बच्चा अभी हम बल्ब वाला सिखाए थे, जिनमें पावर ज़्यादा हैं उसका रेजिस्टेंस कम होगा, वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। इसके आधार पर ये आपके निकल गए। नाउ when it is operating on 110 वोल्ट, तब इसका करंट निकालो। तो P इक्वल टू वी आई, यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखे हैं P इक्वल टू वी आई, ये हमारे पास मालूम है, आई मालूम है, पावर नहीं मालूम है, इसलिए ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। अब इसमें करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, आपके हाँ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। आपके पास V मालूम है 110, I नहीं मालूम है, ये मालूम है 484/10। देयरफॉर I इक्वल टू
110 इंटू 10/484, ये एम्पियर हो गए। नाउ पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। अब आपके देख लो I कितना है, 10 इंटू 10 यही है ना, अपॉन 484 का स्क्वायर इंटू 484/10, ये है हमारे पास। अब इसके पावर देख लो, स्क्वायर कर दिए, डबल डबल कर दिया हमने, 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 484 इंटू 484 इंटू 484/10। इसमें से 110 कैंसिल हो गया, 484 भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया, 11 से हम काटना शुरू कर देते हैं यहीं से, 11 ये 10, 11 ये हो गया, 11 से इसको भी कट किए, ये बन गया हमारे पास। तो ऊपर में कितना बच गया बेटा, 1000/4, 500, दैट इज 250 वाट। तब ये कितने पावर काम करेगा, केवल 250 वाट था, कितना 1000 वाट का। तो इसलिए पावर घटते बढ़ते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। आए बात समझ में, हैव यू नोटेड? बेटा कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, समझ में कहीं प्रॉब्लम हो तो एक बार नहीं कई बार पूछो। अब आप समझ में आ गए हैं तो कुछ पॉइंट और भी नोट्स, यहाँ पर नोट्स लिखते हैं, नीचे नोट्स लिख दो। पॉइंट नंबर 1, Joule's heating effect is common to both AC and DC। इसका क्या मतलब हुआ अभिषेक? AC एंड DC, हीटिंग इफेक्ट AC पर चलता है, DC पर नहीं चलता है, क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट में आप क्या जानते हो, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस, स्क्वायर करने पर हमारा प्लस ही रहेगा। इसलिए कहेगा क्यों, ये AC और DC दोनों पर इसलिए बराबर चलते हैं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि करंट AC है या DC है। आया बात समझ में? सेकंड पॉइंट, Joule's heating effect is irreversible। What is meaning of this? Electrical energy changes into heat, but heat does not change। करना इलेक्ट्रिकल से हम हीट बना सकते हैं, हीट से हम इलेक्ट्रिकल नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सेबल है, वन डायरेक्शनल काम होते हैं इसमें। है बात समझ में? थर्ड पॉइंट, if resistances are in series,
रेजिस्टेंस सीरीज में है, देन P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज I इज कांस्टेंट। Hence appliances having more resistance consumes more power। मोर रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा, मोर पावर कंज्यूम, जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। चौथा पॉइंट देखो, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। देखो अब यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर नहीं, केवल हम ये लगाएं जिस पर जो कांस्टेंट है उसको हम स्क्वायर के मान के चलेंगे, इसलिए रेजिस्टेंस आर पैरेलल, देन P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, that is P proportional to 1 by R, V is constant, hence appliances having less resistance consume more power। लेस रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा हमारा, मोर पावर। जैसे अभी आपने देखा था 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम है और 60 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसका पावर ज़्यादा है मीन्स उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा, एप्लाई हैविंग लेस रेजिस्टेंस कंज्यूम मोर पावर एंड दे गिव मोर लाइट। और इसी में एंड दे गिव मोर लाइट। अब इस पर ध्यान देना, कौन बल्ब ज़्यादा चमकेगा, तो सीरीज में जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो ज़्यादा बल्ब लाइट देगा। और पैरेलल में रेजिस्टेंस जिसका कम है उसके पावर ज़्यादा हैं तो मोर पावर कंज्यूम करेगा, तो इसलिए ये मोर लाइट देगा। लिखा है ना, कंज्यूम मोर पावर एंड दे गिव मोर लाइट। इसके अलावा कुछ एप्लियंसेस हैं, स्विच की, फ़ोन की, ये सब बेटा आप बुक से देख सकते हो। अब आपके एक लास्ट टॉपिक इसी का 5 मिनट, इसके बाद हम ओवर करेंगे। पॉइंट नंबर 6 यहीं लिख दूँ या चलो, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये हम पहले भी लिखा चुके हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये थ्योरम क्या चीज़ कहता है, इसमें अकॉर्डिंग मैक्सिमम, ध्यान दिए, मैक्सिमम पावर थ्योरम हम आपके ग्रुपिंग ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बाद बताए थे। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस
theorem, theorem, a circuit, and a circuit deliver more power if total load resistance is equal to the total internal resistance. आगे बात समझ में। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर and I advise to watch video at home again and again. If it is useful, beneficial for you, then like, share and subscribe. Thus you will get continuous video on this channel. Thank you.